अगला हमारा टॉपिक है सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने सूफी काव्य धारा की विशेषताएं देखी है। इसमें हमारा सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे बस हम, और उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसी का किनका नाम आता है? पहला आता है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। समय इनका 1646 से मलिक मोहम्मद जायसी। समय में रहने दीजिए इसका। तो ये जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी किस लिए जाने जाते हैं? सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि इस रूप में जाने जाते हैं। ये सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, सबसे महत्वपूर्ण कवि जाने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं ये। रचनाएं हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो पॉपुलर रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, पद्मावत, अखरावट, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, और आखिरी कलाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। इनके यश का आधार पद्मावत है, मतलब पद्मावत की वजह से ही इनको पॉपुलैरिटी मिली है। दोहा चौपाई बे निबंध, यह प्रबंध काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना करता है। इसमें जो वर्णन है, इसमें प्रेम की पीर, प्रेम की पीर की व्यंजना करता है ये। इस रूप में यह मनुष्य प्रेम को ही बैकुंठी बनाने का आह्वान करता है। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नहीं ते कहा छार एक मुठी। मानुष प्रेम, मानुष प्रेम भयेत बैकुंठी, मानुष प्रेम भयेत बैकुंठी, नाही ते काह छार एक मुठी। नाही ते काह छार एक मुठी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रचनाएं पद्मावत, आखिरी कटार, प्रेम के पीर के कवि हैं। मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नाही ते छार भाई एक मुठी। पद्मावत में नागवती का जो वियोग वर्णन है, विरह वर्णन है, बहुत ही मार्मिक है। उसके माध्यम से क्या किया गया है? मध्यकालीन भारतीय नारी की विवस्था का वर्णन है। इस क्रम में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। नागमती जो वियोग खंड है, तो जो नागमती के माध्यम से, नागमती वियोग खंड के माध्यम से, नागमती वियोग खंड जो सबसे महत्वपूर्ण खंड भी है पद्मावत का, मध्यकालीन भारतीय स्त्री जो थी उसकी विवस्था, मध्यकालीन भारतीय नारी की विवस्था का वर्णन किया गया है। मध्यकालीन भारतीय नारी की विवस्था किनके माध्यम से? नागमती के विरोह के माध्यम से, नागमती के विरह के माध्यम से। अगले होंगे हमारे मुल्ला दाऊद। थोड़ी थोड़ी चर्चा सारे महत्वपूर्ण कवि की होगी। अगले हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बाद हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद 14वीं शताब्दी इनकी रचना का समय माना जाता है। ये सूफी काव्य के पहले कवि हैं। पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, लोरिका हमने पढ़ा था अभी। मलिक मोहम्मद जायसी सबसे पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण, और ये लेकिन ये सबसे पहले हैं सूफी काव्य परंपरा के
पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं, पहले कवि मुल्ला दाऊद, ये पहले हैं। इनकी रचना जो है, ये रचना का जो नाम है चंदायन है। इसको लोरी कहा भी कहते हैं, लोरी कहा भी कहते हैं। और इसका काल जो है 1379 ईस्वी। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना, उसकी ये जो है चंदायन जो रचना है, पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेम का चंदा की प्रेम कथा पर आधारित रचना है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावती की तरह ही अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। जो भाषा है चंदायन की वो परिष्कृत अवधि है और इससे ये लगता है, इससे ये पता चलता है कि 14वीं सदी तक अवधि बोली का जो है विकास वो पर्याप्त रूप से हो चुका था और वह काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो अगली जो रचना है, रचनाकार मुल्ला दाऊद के बाद हमारे तीसरे रचनाकार होंगे कुतुबन। तीसरे हमारे कुतुबन। समय इनका 15वीं-16वीं शताब्दी है। कुतुबन का जो समय है 15वीं-16वीं शताब्दी है। कुतुबन ने क्या की है, मृगावती की रचना की है। मृगावती की रचना की है। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। किसमें? मसनवी शैली में मृगावती की रचना की है। मसनवी शैली में मृगावती की रचना की है। समय 1503 से 1504। इस समय में मसनवी शैली में कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। इसमें क्या है मृगावती में? इसमें नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इस कहानी के माध्यम से कुतुबन ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण किया है। यह त्याग नारी के द्वारा सती होकर किया जाता है। पंक्ति है एक महत्वपूर्ण, रुक्मणी पुनी वैसही, रुक्मणी पुनी वैसही मरी गई, रुक्मणी पुरी वैसही मरी गई, कुलवंती 700 सती भई, कुलवंती 700 सती भई। तो कुतुबन ने मृगावती की रचना की है, मसनवी शैली में की है, 1503-4 में की हैं। और कुतुबन के माध्यम से इसमें होता क्या है, इसमें जो नायक है वो मृग रूपी नायिका पर क्या होता है, वो मोहित हो जाता है। मृग रूप में नायिका है, उस पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। लेकिन अंत में जो है शिकार खेलते समय सिंह द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। और इस कहानी के माध्यम से कुतुबन ने क्या किया है, प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण किया है। यह त्याग नारी के द्वारा सती होकर किया जाता है। कुतुबन के बाद चौथे हमारे होंगे मंझन। कुतुबन के बाद हमारे तीसरे कवि हैं सूफी काव्यधारा के, 3 हो गए, चौथे मंझन। सबके बारे में थोड़ी जानकारी अपेक्षित है। उनका नाम, उनका प्रमुख योगदान, उनकी प्रमुख रचना, उनकी रचना का संक्षिप्त परिचय, ये जानना जरूरी है। मंझन 16वीं शताब्दी। मंझन जो है इसकी रचना है 16वीं शताब्दी। उनकी रचना का नाम है आपका मंझन की रचना मधुमालती। मधुमालती है। इसमें प्रेम का अत्यंत उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं। इसमें नायक स्वयं के द्वारा उपकृता प्रेया से बहन का संबंध स्थापित करता है। इस स्तर पर लौकिक वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत प्रस्तुत से अभिव्यक्त है। तो इसमें जो है मंझन में
मधुमालती। मंजन की जो रचना है, प्रमुख रचना है, वो मधुमालती है। इसमें है क्या है? प्रेम का अत्यंत उच्च आदर्श। प्रेम का, मधुमालती में प्रेम के अत्यंत उच्च आदर्श का वर्णन है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः दो पत्नियां होती हैं। इसमें नायक स्वयं के द्वारा उपकृत प्रिया से बहन का संदर्भ स्थापित करता है। इस स्तर पर लौकिक वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत, जो कि सभी सूफी काव्यों में पाया जाता है, इस रचना में विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। विरह की महत्ता को मंजन सीधे प्रस्तुत करते हैं। मंजन की जो अवधी भाषा है उसमें वही मिठास है जो जायसी की अवधि में है। तो इसमें जो विरह की महत्ता है, सूफी काव्य है तो उसमें विरह है ही, ये सीधे तौर पर प्रस्तुत करते हैं विरह की महत्ता को। विरह की महत्ता को मंजन सीधे तौर पर प्रस्तुत करते हैं, सीधे तौर पर प्रस्तुत करते हैं। नैन बिरह अंजन जिन सारा, पंक्ति है एक मंजन की प्रसिद्ध। नैन बिरह अंजन जिन सारा, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। बिरह रूप दर्पण संसारा, विरह रूप दर्पण संसारा। मंजन की अवधि में भी वही मिठास है जो जायसी की अवधि में है। मंजन की अवधि में वही मिठास है जो जायसी की अवधि में है। हाँ, वही मिठास है जो जायसी की अवधि में है। मंजन 16वीं शताब्दी की रचना मधुमालती। अगली रचना है, अगले रचनाकार हैं हमारे उस्मान। समय इनका 17वीं शताब्दी माना जाता है। सूफी काव्य धारा के दूसरे कवि, अन्य कवि। इनकी जो रचना है, रचना का नाम है चित्रावली। उस्मान की जो रचना है चित्रावली है। और इस रचना में उस्मान ने स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताया है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं ये रचना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी अमर होने की इच्छा है। साथ ही उन्होंने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दे दी। तो इस वजह से भी देखिए इसका महत्व बढ़ जाता है। क्या किया इन्होंने? रचना का नाम है चित्रावली। उस्मान ने चित्रावली लिखी। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दी अमर होने की इच्छा। अमर होने की इच्छा, मैं ये रचना इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अमर हो जाऊं। और उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दे दी। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा पर एक कह बनाई। आन कथा पर एक कह बनाई। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा पर एक कह बनाई। अन्य सूफी कवियों के विपरीत उस्मान तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को भी सतर्कता से देख रहे थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का भी उल्लेख किया है। वलनदीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई जेही कठिन करीजा। इन्होंने अंग्रेजों का भी वर्णन किया है अपनी रचना में। एक उदाहरण है उसका, वलनदीप देखा अंग्रेजा, वलमदीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई तहाँ जाई, तहाँ जाई जेही कठिन करेजा, जेही कठिन करेजा।
इन्होंने अंग्रेजों का भी उल्लेख किया है। सूफी काव्य की प्राय सभी प्रवृत्तियां उस्मान के यहाँ मौजूद हैं, किंतु लोक तत्वों की विस्मयता भरमार के कारण की रचना का अपना महत्व है। तो दो बातों के कारण रचना का उस्मान का विशेष रूप से महत्व है। एक, इन्होंने चित्रावली की रचना की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अपनी अमर होने की इच्छा बताई। साथ ही उन्होंने चित्रावली से बढ़कर रचना के लिए चुनौती भी दे दी। जाकी बुद्धि हुई अधिकाई, आन कथा पर एक कही बनाई। तो उस्मान का महत्व इन वजह से ज़्यादा है, दो महत्व। अगले हमारे हैं छठे सूफी काव्यधारा के अन्य कवि। सबकी जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख रचना है और उसका महत्व किस वजह से है, ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ प्रमुख पंक्तियां, प्रमुख रचनाकार, उनकी रचना प्रमुख, उनकी रचना की प्रमुख विशेषता, प्रमुख पंक्ति, ये सब ध्यान रखनी है हमें। अगले रचनाकार हैं हमारे कासिम शाह। कासिम शाह, समय है इनका 18वीं शताब्दी। इनकी रचना का नाम है हंस जवाहिर। रचना का नाम हंस जवाहिर। अन्य सूफी कवियों की अपेक्षा कासिम शाह पर जायसी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखता है। कासिम शाह पर जो है मलिक मोहम्मद जायसी, जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूफी काव्यधारा के, इन पर जायसी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा के बहाने इन्होंने प्रेम के महत्व का बखान किया है। इन्होंने प्रेम का महत्व बताया है। कहानी इन्होंने जो कही है वो राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा के बहाने उन्होंने प्रेम का महत्व बताया है हंस जवाहिर में। पंक्ति देखिए, हंस जवाहिर की पंक्ति है, प्रेम का बखान किया है इन्होंने। तो जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, सो सुनी ज्ञान कथस में कीन्हा, सो सुनी ज्ञान कथस में कीन्हा, सो सुनी जान कथस में कीन्हा, लिखे सो प्रेम, लिखे सो प्रेम रहे जग चीन्हा। लिखे सो प्रेम, सो सुई ज्ञान कथस में चीन्हा, लिखे सो प्रेम रहे जग चीन्हा। जायसी के यहाँ जिस प्रकार से लोक भाषा और संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है, उसका इस रचना में अभाव है। इन्होंने प्रेम का महत्व बखान कर किया है हंस जवाहिर ने। और क्या विशेषता है इनकी? प्रेम के महत्व का बखान किया है। कासिम शाह, समय 18वीं शताब्दी, रचना का नाम हंस जवाहिर। इन्होंने प्रेम के महत्व का बखान किया है और कासिम शाह पर सूफी काव्य के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जायसी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और जो एक प्रमुख पंक्ति भी है इनकी, सो सुनी ज्ञान कथस में कीन्हा, लिखे सो प्रेम रहे जग चीन्हा। तो ये कासिम शाह का महत्व था। एक और है महत्वपूर्ण सूफी काव्यधारा के कवि, नाम है उनका नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। समय इनका है 18वीं शताब्दी। इनकी जो प्रमुख रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती, दो रचना प्रमुख है इनकी, एक है इंद्रावती, दूसरी है अनुराग बांसुरी। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इनकी प्रमुख रचना है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती में कवि ने अन्य सूफी कवियों के समान साहे वक्त की प्रशंसा की है। इंद्रावती में इन्होंने क्या किया है? साहे वक्त मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा है। प्रशंसा किन पंक्तियों में की है वो पंक्ति भी देखिए। इन्होंने साफ लिखा है, करौं
मोहम्मद शाह, करो मोहम्मद शाह बखानू, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू, दिल्ली करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज है दिल्ली सुल्तानू। अनुराग बासरी में कवि ने फारसी के शब्दों की अपेक्षा संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। इन्होंने फारसी की अपेक्षा संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। संभवतः तत्कालीन समय के हिंदी उर्दू विवाद का यह प्रभाव था। उदाहरण के लिए अनुराग बासरी में इंद्रावती में इन्होंने क्या किया है, मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है, और अनुराग बासरी में संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग किया है इन्होंने। एक पंक्ति उसकी अनुराग बासरी से भी एक पंक्ति देख लेते हैं। ये पंक्ति जो है वो इंद्रावती से है, मोहम्मद शाह की प्रशंसा। अनुराग बासरी से एक पंक्ति, इसमें उन्होंने संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है, और शायद ये हिंदी उर्दू विवाद का प्रभाव था, इस वजह से इन्होंने संस्कृत उठा लिया। जानत है वह सृजनहारा, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है, जो किछु है, मन मरम हमारा, मन मरम हमारा। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है, मन मरम हमारा। जो भी हमारे मन में है वो सृजनहारा ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि वो सब जानते हैं। अन्य सूफी कवियों के समान नूर मोहम्मद भी अपनी कथा के पाठक को हृदय पक्ष के साथ सुनने के लिए तत्पर होने का आह्वान करते हैं। कहते हैं अपने पाठक से कि हृदय लगाकर सुनिए, मेरी रचनाओं को हृदय पक्ष से सुनिए। पंक्ति भी उसके लिए कहते हैं, यह बांसुरी सुने सो कोई। अनुराग बांसुरी की यह पंक्ति है, यह बांसुरी सुने सो कोई, यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जही हुई, हृदय स्रोत खुला जेही हुई। तो ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का जो हमारा संक्षिप्त परिचय था। प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं, उन रचनाओं की प्रमुख विशेषता और उन रचनाओं की प्रमुख पंक्ति जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने उसकी चर्चा की है। ये सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि, ये टॉपिक।